तो दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा गुप्त वंश पार्ट 2। गुप्त वंश पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और इन सब की जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगी। तो यह हमारी पूरी निःशुल्क कक्षा है और निःशुल्क पीडीएफ आपको मिलेगी और यह पूरा का पूरा इतिहास कवर करने की अब मैं गारंटी लेने की कंडीशन में हूं और बहुत जल्दी लगभग हम 10 से 15 दिन में पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास कवर कर जाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए, क्योंकि मेरा केवल और केवल उद्देश्य है आप लोगों को जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश का इतिहास एज इट इज पॉसिबल हो मैं आपको कवर करा दूं, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन वहां से बने आप इजी तरीके से उन्हें सॉल्व कर जाए। ये 23वां भाग है दोस्तों, इसके पहले लगभग 22 भाग आ चुके हैं मेरे और गुप्त वंश से संबंधित यह दूसरा भाग है, तो उसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश से संबंधित क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। गुप्त वंश पार्ट 2। सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों एवं सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था। तो सम्राट चंद्रगुप्त से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रगुप्त 2 थे, इसको याद रखिए आप, चंद्रगुप्त 2 हैं ये। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इसके पहले हमने डिस्कस किया था समुद्रगुप्त को, जो कि सबसे फेमस थे इस वंश के दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है। यहां पर यह भी बता देता हूं दोस्तों, इस वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। हम यहां पर मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जितना सार है हम उसको लेंगे और जितना बेकार है उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हमें बिल्कुल भी देखना नहीं है, क्योंकि बुक्स में अनर्गल तरीके से बिना मतलब का अधिक मटेरियल दे दिया है जो आपको केवल केवल कंफ्यूज करेगा दोस्तों। हमें केवल केवल टू द पॉइंट याद रखना है प्री के हिसाब से। चलिए देखते हैं सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने मंत्रियों एवं सामंतों के साथ कहां रहना पड़ा था? मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था। इस तथ्य की जानकारी कहां से मिलती है? विदिशा के पास उदयगिरी से वीरसेन साहब की गुफा में अभिलेख से होती है। तो वीरसेन साहब का अभिलेख कहां पर है दोस्तों? तो यह है आपका उदयगिरी में। उदयगिरी कहां पर है? विदिशा में दोस्तों। किस से संबंधित है? किसके समय से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है क्या? वीरसेन साहब का जो गुफा अभिलेख है उदयगिरी वाला। अब देखते हैं थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट। वीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। तो कौन था दोस्तों? यह है वीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों वीरसेन साहब का। कभी भी आप लोगों से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। तो वीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था, वह युद्ध एवं नीति विभाग का अधिकारी भी था। तो यह मंत्री था दोस्तों और साथ ही साथ क्या था? युद्ध एवं नीति विभाग का भी अधिकारी था, जो कि काफी अधिक इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य अधिकारी आक्रमक देव के सांची अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आप इसी तरीके के बनेंगे, किसके अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, कौन किसका मंत्री था और कौन किस कहां से संबंधित था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य अधिकारी आक्रमक देव थे। इसके पहले हमने देखा कौन थे? इसके पहले हमने देखा आपके वीरसेन साहब। वीरसेन साहब कौन थे? वीरसेन साहब थे इनके मंत्री। अब हम देख रहे हैं इनके सैन्य अधिकारी। तो सैन्य अधिकारी का नाम क्या था? आक्रमक देव। और इनका अभिलेख कहां से मिल रहा है दोस्तों? इनका अभिलेख मिल रहा है सांची से। और इसके पहले हमने देखा था वीरसेन साहब। वीरसेन साहब का अभिलेख कहां से मिला दोस्तों? उदयगिरी विदिशा से। पॉइंट भी नोटेड, काफी अधिक इंपोर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है और 100% आने वाले पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त के एक सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में अर्थात मालवा में गुप्तों की अधिपति की पुष्टि करते हैं। तो चंद्रगुप्त का एक और सामंत है द्वितीय का, क्या नाम है जिसका? सनकानिक। काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम है इनका, याद रखिए। सनकानिक महाराज, और इनके भी कहां से मिलते हैं? उदयगिरी से मिलते हैं। और इससे जानकारी मिलती है कि मालवा में गुप्तों का आधिपत्य की पुष्टि होती है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि मालवा में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है, या मालवा में गुप्तों के आधिपत्य की जानकारी दोस्तों सांची में एक अभिलेख उदयगिरी के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख किसके द्वारा रचित था? तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है। तो यह सब काफी अधिक इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहां पर फिर से दोबारा से आपको बता देता हूं मैं, दो अभिलेख मिले हैं कहां पर? एक मिला है वीरसेन साहब जो कि उनके मंत्री थे। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है सामंत कौन थे? सनकानिक। इनका इन दोनों का कहां से मिला है? उदयगिरी से मिला है, विदिशा से। और केवल केवल एक है जो सैन्य अधिकारी है, आक्रमक देव नाम है इनका। इनका कहां से मिला है? इनका मिला है आपका सांची अभिलेख से, इनका अभिलेख मिला है। अब देखते हैं विभिन्न अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन, तो आपको याद रखना है इन जो अभिलेखों में है इनमें क्या नाम दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो विभिन्न अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन एवं श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। तो अब एक बार 2010 का या शायद 8 का पेपर आप देख लीजिए, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र तथा उज्जैन का स्वामी किसे कहा गया है। तो यह काफी अधिक इंपोर्टेंट दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया था श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र और साथ ही साथ उज्जैन को। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता रहा हूं प्री में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन गो, बस आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हमारा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखते हैं नेक्स्ट, गुप्तकालीन काय नामक। तो गुप्तकालीन जो सिक्के थे दोस्तों उनका नाम क्या था? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। काय, क्या नाम था? काय।
नामक सिक्के विदिशा एवं सकोर। सकोर दोस्तों यह जगह है, यह हटा के पास है, याद रखना है आपको। हटा दमोह के अंतर्गत आता है, एक तहसील है, और वहां पर सकोर नामक सिक्के प्राप्त हुए थे। और विदिशा तो सभी को मालूम है जिला है ही। तो विदिशा से काय नामक जो सिक्के थे, आपको पर्टिकुलरली याद रखना है, जो गुप्तकालीन सिक्के हैं इनको क्या कहा जाता था, काय, याद रखिए काय। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। अब गुप्तकालीन कुछ मंदिर देखते हैं। का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सभी को मालूम होना चाहिए, जो मंदिर निर्माण की कला है स्पेशली वह गुप्त काल में ही आती है। तो गुप्त काल के मंदिर सर्वाधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, और अगर गुप्त काल से क्वेश्चन बनेगा तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, दमोह जिले की हटा तहसील के ग्राम सकोर कथा तथा कुंडलपुर में विद्यमान गुप्त स्थापित शैली के विखंडित मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो दमोह जिले की हटा तहसील का सकोर नामक एक जगह है, जहां पर कुंडलपुर एक जगह है, यह जैन तीर्थ स्थल भी है, यहां पर गुप्तकालीन शैल चित्र मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखेंगे हम सकोर। सकोर के उत्खनन में 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखेंगे जिन पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित मिलते हैं। सकोर कहां पर है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, दमोह जिले की हटा तहसील। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको चाहूं तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो बार बार देखने के लिए। तो देखिए आप, दमोह जिले की सकोर गांव जगह है, जो हटा इसी के पास हाथ पड़ता है, दमोह जिले में ही। तो यहां पर कितनी मुद्राएं मिली हैं, लगभग 24 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, और जिन पर कितने राजाओं का नाम अंकित है दोस्तों, 3 गुप्त राजाओं का अंकित नाम है। तो इन तीनों के तीनों को आप घोट के पी जाइए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। तो अब हम देखेंगे जिन पर 3 गुप्त राजाओं का नाम अंकित है, इनमें 8 सिक्के किसके हैं दोस्तों। अब सिक्कों का कॉन्टिनेशन भी बता देता हूं आपको। टोटल 24 मुद्राएं कहां पर मिली हैं, दमोह की हटा तहसील से। अब इनमें 3 गुप्त राजाओं की है, यानी जो 24 स्वर्ण मुद्राएं हैं, यह किनकी हैं, यह 3 गुप्त राजाओं की। इनमें से 8 सिक्के समुद्रगुप्त के मिले हैं, जिसको मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। इसकी ये पार्ट 2 है दोस्तों गुप्त वंश का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेशली समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा थे, और सागर से उन्होंने एंट्री ली थी, तो उनके 8 सिक्के मिले थे, सर्वाधिक सिक्के। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम, 15 सिक्के किसके मिलते हैं, चंद्रगुप्त के मिलते हैं। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्ड देखेंगे, 1 सिक्का स्कंदगुप्त का मिलता है दोस्तों। और स्कंदगुप्त से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता देता हूं दोस्तों, सर्वाधिक हूणों के आक्रमण का सामना, लिख लीजिए आप लोग, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं, क्योंकि काफी अधिक चीजें इसमें लिखना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो अधिकतम चीजें मैं डायरेक्ट आपको माउथ बाय माउथ बता दूंगा, तो आपको वीडियो देखना काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए। अब देखते हैं स्कंदगुप्त दोस्तों, आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो हूणों के आक्रमण हुए थे, किसके आक्रमण हुए थे, हूणों के आक्रमण हुए थे दोस्तों, वह स्कंदगुप्त को ही सामना करना पड़ा था, हूणों का सर्वाधिक। और स्कंदगुप्त ने ही उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था इस वंश में सबसे ज्यादा। और शुरुआत किसके शासन में होती है दोस्तों, कुमारगुप्त, जो स्कंदगुप्त के पिता होते हैं कुमारगुप्त, उनके शासनकाल में शुरुआत हो जाती है हूणों के आक्रमण की। तो यह भी आपको याद रखना दोस्तों। यहां तक था जितना इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट थे, हमने यहां पर इनको कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्तकालीन मंदिर, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, उसमें हम यहां पर डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो लास्ट होगी, और उसमें लगभग हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS MPSC विद के, और अपनी PDF लेना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर डे यह वीडियो दोस्तों 8 बजे आ जाती है, और आप लोग 8 बजे से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लगभग हम लोग 10 से 15 दिन में पूरा इतिहास खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।